जिस कटोरी में भीख मांगती हो वो कटोरा भी भीख मांगा हुआ है तुम्हारा। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ यार, इफ यू वॉच फॉर द जियो पॉलिटिकल न्यूज ये चैनल है। आप बारीकी से अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे पाकिस्तान से रिलेटेड स्पेशली, तो ये चैनल है। और अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ये चैनल है भाई साहब। लेट्स गो अहेड। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं ना, ये मेजर गौरव आर्या का वीडियो है। ऑफ कोर्स उनका अपना जो यूट्यूब चैनल है द चाणक्य डायलॉग, उसमें से है ये। इसका टाइटल है पाकिस्तान जेलस अबाउट इंडियन आर्मी परचेज। तो बेसिकली वेपन परचेज की बात कर रहे हैं। आई थिंक हिना रब्बानी ने कुछ कमेंट किया था यूएन में इसको लेकर, तो उसी मुद्दे पर होगा ये, आई एम श्योर। बट हम अपने आकलन को बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शैल वी? हियर वी गो। क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहद से मीठा फलाने से ढिमका, आपने सुना ही होगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने, यहाँ पे बेवकूफ चीन अलग पाकिस्तान की तरह बन गया। ये बदमाशी है ना, वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिछोरी हरकत नहीं करते है ना। वो अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार, अच्छा 4 गोलियां दे दो। पाकिस्तान का रुपया 2 रोटी नहीं दे दो, 2 मिसाइल दे दो, बन गया है टिश्यू। दैट इज द होल इश्यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्योर सर। और खास तौर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार कैसा अन्याय है। कर दो यार, ये कैसा अन्याय है। कर दीजिए सब्सक्राइब, मजा आ जाएगा, हमको भी मनोबल बढ़ेगा। सर के चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आप भी जाके ना फटाफट सब्सक्राइब कर लो। दिस मैन डिजर्व्स। अच्छा, G20 का मामला शुरू है और भारत के पास सदारत है। भारत इज द प्रेसिडेंट फॉर G20, आपको पता ही होगा, इस साल के लिए 2023 के लिए। G20 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक रिकॉर्डेड मैसेज वहां पे दिखाया गया वीडियो लिंक पे। इसमें पीएम मोदी साहब ने एक ऐसी बात करी है जिससे जो पुरानी स्कीम चल रही थी ना दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस की और इसकी फलाना ढिमका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शुरू हुआ था मामला 1945 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, और उसके बाद जो चला है मामला, और जो दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग्स हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्री, उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि भाई जो तुम्हारा मामला चल रहा है ना, ये फेल हो गया है। मैं मोदी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बताता हूं। मोदी जी ने यह बोला है, आफ्टर years of progress we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debts while trying to ensure food and energy security. ये तो food and energy security के बारे में बोला। That's true. We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed. देखिए, global governance में कौन आ जाते हैं यार? आपके ये यूएस आ जाता है, आपका चाइना आ जाता है, आपका रशिया आ जाता है, आपका कुछ लेवल तक रशिया, लेकिन खास तौर से मैं बताना चाहता हूं यूरोप। इसमें आते हैं यूएस और यूरोप मेजरली। चाइना फिर सेकंड रैंक पे आ जाता है, लेकिन यूएस एंड यूरोप, ये लोग दुनिया चलाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। बेसिकली मोदी जी का ये कहना है कि यार 1945 का जो स्ट्रक्चर है, जो 1945 का स्ट्रक्चर है, राइट, वो 1945 का स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, वो क्या 2023 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? क्या 2023 की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है? नहीं सॉल्व कर सकता, जाहिर सी बात है। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करा ही नहीं, ये मोदी जी ने नहीं बोला, मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वही जो लोग बैठे हैं, वही जो लोग बैठे हैं 80 साल से बैठे, अब बैठे, क्या कर सकते हैं? दे आर सिटिंग देयर। कहने की बात यह है कि पिछले सालों में लड़ाइयां हुई। अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता, राइट, अगर यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा तीसमार खान होता, तो ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म क्यों नहीं कर पाई है?
अमेरिका हर दूसरे तीसरे साल किसी और मुल्क के ऊपर बम गिरा देता है, ये लोग रोक क्यों नहीं पाए? यू सी दीज ग्लोबल बॉडीज आर डिसफंक्शनल नाउ, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें भारत है एक वर्ल्ड लीडर के तरीके से सामने आ रहा है, एंड इंडिया इज रेडी टू टेक लीडरशिप पोजीशन। हम किसी मुल्क के ऊपर बम नहीं गिराते, ठीक है? वी डोंट सेंड आवर मिसाइल्स। वो गलती से कभी एक आध ब्रह्मोस पाकिस्तान चला जाता है, जिसके सॉरी ना, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, या कभी कभी बालाकोट शालाकोट में कुछ कबूतर मर जाते हैं, लेकिन लार्जली इंडिया डज नॉट, unless it is retaliation, India never goes after a country and says नहीं हम तुम्हें अटैक करेंगे। That has never happened in our history, right? लेकिन इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन ले रहा है। किस तरीके से ले रहा है लीडरशिप पोजीशन? इंडिया कह रहा है यार तुम्हें वैक्सीन की जरूरत है, हम देंगे, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। श्रीलंका में सब कुछ बर्बाद हो गया, $4 अरब का इंडिया ने हेल्प करी श्रीलंका को। आज एक्चुअली श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये चीज कहा भी है, जो G20 समिट है उसमें अपने वक्तव्य के दौरान। इंडिया ने नेपाल को हेल्प करी है, इंडिया ने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका हर जगह इंडिया जा रहा है, और जितनी हमारी सकत है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी हैसियत है, उससे ज्यादा बढ़ के इंडिया हेल्प कर रहा है। टर्की का एग्जाम्पल अभी रिसेंट है। तो इंडिया ये कर रहा है, लेकिन इंडिया कह रहा है, और मोदी जी ने यही बात कहने की कोशिश करी जो मल्टीलैटरलिज्म है, ठीक है? यानी कि सारे मुल्कों का एक साथ जो मामला है, बायलैटरल हो गया जैसे 2 मुल्क हो गए, मल्टीलैटरल हो गया जिसमें काफी मुल्क हो गए, तो वो जो मामला है कोलैप्स कर रहा है। दैट इज नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल। मुझे लगता है कि काफी लोगों को चोट पहुंचेगी, और जो इन्होंने बोला है कि डेट में फंसे हैं, ये डायरेक्ट तंज जो था ये चीन पे था, चाइना पे, कि डेट डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है चाइना। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वो इन चीजों से दे आर स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स एंड द वर्ल्ड नीड्स टू टेक नोटिस ऑफ दैट। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मोदी जी का। अच्छा, इसके अलावा जयशंकर साहब ने फिर अगली बॉल पे छक्का मार दिया। अच्छा, इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग को डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला कि हमारी टाइज जो आपके साथ हैं वो अब नॉर्मल हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन की टाइज हैं, ठीक है, अब नॉर्मल हमारा 120 ओके, ये हिंदी वाला अब नॉर्मल नहीं था, ये इंग्लिश वाला अब नॉर्मल था। ओके, मैं यही सोचा अब नॉर्मल कहते हैं। $130 अरब का ट्रेड है, लेकिन हमारी टाइज जो हैं वो अब नॉर्मल हैं, और हम इस चीज पे ये चाहते हैं कि पहले हमारी टाइज नॉर्मल हो जाए, क्योंकि टाइज ही हमारी ऐसी हो रखी है। देखिए, I met the minister on the sidelines of the conference this afternoon. It's our first meeting after he took over as foreign minister. We spent maybe about 45 minutes talking to each other, and the bulk of our conversation understandably was about the current state of our relationship, which many of you heard me describe as abnormal, and I think those were among the adjectives I used in that meeting. तो देखो, साफ तौर पे बता दिया है कि आप दुनिया को कुछ भी बोलो कि भाई भारत तो हमारा दोस्त है, भारत के साथ हमारी $125 अरब की ट्रेड चल रही है, वो सब ठीक है, वो अपनी जगह चल रही है, लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं चीन के साथ वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, राइट? एंड दैट इज ट्रू। चाइना ने ये अग्रीमेंट्स वायलेट करी हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने चीन आ गया, जहां पे उसको नहीं आना चाहिए था, तो हम भी गए। अब ये मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट जो है पूरा, कि उनके अगर 2 लाख फौजी तो हमारे 2 लाख, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अगर आपको चलाना है, पाकिस्तान के साथ चला रहे हैं, चीन के साथ भी चला लेंगे, बट दिस इज नॉट द वे फ्रेंडली कंट्रीज नीड टू वर्क। हर एक मुल्क को देखो, हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की तरह बने, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहद से मीठा, फलाने से डिमका, आपने सुना ही होगा। हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान चीन की तरह बने। यहां पे बेवकूफ चीन अलग पाकिस्तान की तरह बन गया यार। ये कौन सी बात होती है? ठीक है, रादर देन पाकिस्तान बिकमिंग चाइना, चाइना बिकेम लाइक पाकिस्तान। वो पाकिस्तान टाइप की हरकतें करो, चाइना को भी पाकिस्तानाइटिस हो गया। तो ये चाइना को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर चाइना को ये लग रहा है कि भारत को हरा देंगे और भारत को ये तो होने नहीं वाला। व्हाई यू वेस्टिंग रिसोर्सेज? और हमारे भी रिसोर्स वेस्ट करवा रहे हो फालतू। ये नहीं होने वाला भारत के साथ ही जो आप चाह रहे हो, ठीक है? वी आर नॉट पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, दिस इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये चाइनीज को कोई समझाए चाऊ चाऊ करके उनके साथ बैठ के। अब पता नहीं जयशंकर साहब को चाइनीज आती है कि नहीं, ही वाज एम्बेसडर देयर, आती होगी। जयशंकर साहब आप जरा बोलिए, चीनी मीनी चाऊ चाऊ इनको जरा समझाइए कि ये नहीं हो। भाई साहब, मुझे गौरव आ रहा है ना बहुत ज्यादा, मतलब
now he is becoming more humorous and sarcastic in a way. Let's go ahead. होने वाला है, पता नहीं क्यों इतने स्ट्रेस में दुनिया को डालते हैं, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं ये लोग। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आया मजा। इंडिया ने डिफेंस टाइज बोला है कि इटली के साथ हमारी डिफेंस टाइज होंगी। एक लियोनार्डो करके कंपनी है जिसको बैन करा गया था। ये ऑगस्टा वेस्टलैंड आपने देखा वो हेलीकॉप्टर का जो मामला था ना, उस चक्कर में इस कंपनी को बैन करा गया था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती कंपनी, बहुत बड़ी इटालियन कंपनी है, उससे बैन लिफ्ट करा गया। अच्छा, इससे दो फायदे हुए। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत उनसे चीजें खरीदेगा और उनसे बोलेगा तुम इंडिया में बनाओ। एक तो वो बात हो गई। अच्छा, ये बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो वहां की प्राइम मिनिस्टर ने इटली की, उनके सामने मोदी जी की बात हुई। ये खबर के मुताबिक इंडिया को दो फायदे हैं। एक तो इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि भारत में बनेगा इक्विपमेंट, और भारत ही उसको खरीदेगा, फिर भारत एक्सपोर्ट भी करेगा, राइट। तो एक तो ये फायदा है भारत को। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान के रियर एडमिरल अब्दुल समद ये गए थे लियोनार्डो की टॉर्पीडो प्रोडक्शन सेंटर गए थे। 8244/S मोड लाइट वेट टॉर्पीडोज पाकिस्तान नेवी के लिए खरीदने के लिए। पता नहीं कहां से इनके पास पैसा आया, इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। अब भारत के पास एडिशनल लेवरेज हो गया। भारत ये कहेगा, ठीक है, कि और भारत कह भी रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, इट्स नॉट कंफर्म, मतलब मुझे पक्के तौर पे नहीं पता है, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा है लोगों से जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वेपन्स के, उनको एक बात बोलिए कि यार देखो, सुनो, एक बात समझ लो, तुम या तो तुम पाकिस्तान को बेच लो या भारत को बेच लो। दिस इज अप टू यू नाउ। वी विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू, बट यू हैव अ चॉइस। और यही मैसेज इस इटालियन कंपनी को भारत ने दिया है कि या तो आप भारत को बेच लो या पाकिस्तान को बेच लो, आप दोनों को नहीं बेच सकते, यू डिसाइड। और आई थिंक द मैसेज हैज रीच्ड। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान को बेचना क्या, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। ये कुछ नहीं है जो एडमिरल अब्दुल समद है ना, ये पाकिस्तान का, ये झूठ बोल के गया अपनी नेवी को कि जाओ मुझे टॉर्पीडो खरीदने। वहां पे जाके अपने बच्चों के लिए घर वर बना के आया होगा, गाड़ी वाड़ी खरीद के, बंगला तैयार करके, एक आध शॉपिंग मॉल खरीद के आया होगा, और कुछ बात नहीं, कोई टॉर्पीडो नहीं खरीदने। पैसे है नहीं इनके पास खरीदने के लिए। इनके पास खुद का पर्सनल वेल्थ बहुत है पाकिस्तानियों के पास, खुद के पैसे, ब्लैक वाले, चोरी वाले, करप्शन वाले, फ्रॉड वाले, 420 के पैसे, ये बड़े सारे हैं इनके पास। अपने लोगों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन खुद बाहर की शॉपिंग चल रही है। तो ये जितने भी एडमिरल इनके, एयर मार्शल इनके, जर्नल हैं, करोड़पति अरबपति हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सरकारी खर्चे पे गया होगा, वहां पे बंगला डाल के आ गया इटली में, बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे ऐश करूंगा यार, ठीक है, और झूठ बोल दिया कि मैं टॉर्पीडो खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है यार। कौन सा टॉर्पीडो? हैमली से ले ले, छोटा टॉय वाला जो टॉर्पीडो आता है हैमलीज में मिलता है, वो खरीद ले, और इसके अलावा तेरे बस का है नहीं कुछ। झूठ सब फ्रॉड यार। 420। अच्छा जी, पाकिस्तान की खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। रुपी टम्बल्स बाय 19 रुपीज टू द डॉलर इन इंटरबैंक अमिड IMF डिलेज। 280 रुपए क्रॉस हो गया। इसके ऊपर यार मैंने एक शेयर अर्ज करता हूं आपको, एक शेयर अर्ज किया मैंने। इरशाद बोलिए ना, अरे कराची में चाचा जो पकौड़े, चाय और कबाब खा रहे हो, इरशाद तो बोलो, अभी तुम जलील होने वाले हो, जल्दी से इरशाद बोलो। और हाँ चाचा, इरशाद बोलने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, ठीक है। अब देखो, एक मिनट, इससे पहले कि शेयर अर्ज करें, भाई साहब खुद ही हंस रहे हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू। पाकिस्तान का रुपया बन गया है टिश्यू, दैट इज द होल इश्यू। तो दोस्तों, इनका रुपया बन गया टिश्यू एंड दैट इज द होल इश्यू। तुकबंदी। ये देखिए, इनका 1 मार्च को था 266 का, 2 मार्च को था 285 का, ठीक है। इतना जंप मारा इनके रुपए ने। ऑलराइट, ट्रेसमार्क हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कोमल मसनूर said the IMF demanded a 20% reduction in rupees value before the new agreement that was fulfilled, saying she hoped dollar would eventually settle between 278 to 280. बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं, इसमें चक्कर क्या है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है ना। इसमें यह है कि पाकिस्तान में अलग अलग लेवल पे करेंसी चलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में ना अलग अलग कैरिकुलम चलते हैं, अलग अलग स्कूल में गरीबों के लिए अलग सिलेबस, जो अमीरों के लिए अलग सिलेबस, जो रिलीजियस लोग हैं मदरसे में पढ़ते हैं उनका अलग, जैसे तो करेंसी भी अलग अलग लेवल चलती। एक
इसमें बड़ी एक बात मैंने कुछ दिन पहले मुझे रिसर्च के दौरान पता लगा कि एक उनकी रुपए की ना अगेंस्ट द डॉलर एक पेशावर वैल्यू है। ये पठान क्या करते हैं, ये 20 रुपए हर एक डॉलर पे ज्यादा देके, उसको पेशावर वैल्यू ऐसी कहा जाता है, उसको ऐसे ही चलते फिरते, तो वो पेशावर एक्सचेंज रेट पे उसको खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का है तो वो 300 रुपए दे देंगे, अगर 250 का है तो 270 दे देंगे और डॉलर लेके गायब हो जाएंगे। उसको पेशावर एक्सचेंज रेट या पेशावर वैल्यू ऑफ द पाकिस्तानी रुपी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग ड्रामा चल रहा था। आईएमएफ ने बोला कि आप सबको कंसिडर करो, और जो सरकारी तौर पे आपने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक रखा है, रुपए की वैल्यू रोक रखी है, आर्टिफिशियल डॉलर को तो क्या ही रोकेंगे, ये आर्टिफिशियली रुपए की वैल्यू रोक रखी है, उस पर हाथ हटाओ। पहले हाथ हटाया, एक दिन में 18 रुपए क्रैश करा, एक दिन में। पाकिस्तानी रुपए का बज गया बैंड, ठीक है, और फट गया ढोल, ये हो गया है। अब अच्छा, इसमें यह गारंटी नहीं है कि आपके पास 280 रुपए हों या 285 रुपए, जितने का भी है ये 285 290 रुपए हो तो आप जाएं तो आपको डॉलर मिलेगा। डॉलर है नहीं वहां पे, बहुत मुश्किल। और अगर आपको 500 डॉलर भी चाहिए ना तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान का ये सब जो बुरा हाल है आईएमएफ ने कर रखा। आईएमएफ कह रहा है यार अब तुम्हारे झांसे में हमने नहीं आना है, तुमने बहुत झूठ बोल दिया भाई, बहुत झूठ बोल दिया तुमने। झूठ बोल बोल के मक्कारी, 420 फ्रॉड, करप्शन कर करके इन्होंने आईएमएफ की जेब काट ली 22 बार। इन्होंने 22 बार पाकिस्तानियों ने आईएमएफ को बोला कि हम सब ठीक कर देंगे, लाओ पैसा। इन्होंने बोला लो। अच्छा, अंग्रेज वैसे बेचारे भोले होते हैं इस मामले में बिकॉज दे आर मोर ट्रस्टिंग ऑफ पीपल। जनरली मैंने देखा है वेस्ट में होते बदमाश वो भी हैं वैसे, पर उनकी बदमाशी ना मैं आपको बताता हूं, जो गोरे की बदमाशी है ना वो हायर लेवल की बदमाशी, वो छिचोरी हरकत नहीं करते, है ना, वो छिचोरी हरकत नहीं करते। ये छिचोरी हरकत इस इलाके की है। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देसी रंग, पाकिस्तानियों ने उनकी जेब काट ली। अब उन्होंने बोला है कि पहले तुम सब कुछ सेट करोगे तब हम बताएंगे हम तुम्हें पैसा देंगे नहीं देंगे, और देंगे पैसा। मैं बार बार रोज यही कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या आईएमएफ पैसा देगा पाकिस्तान को? 100% देगा, 100% देगा। लेकिन एक और है मिफ्ता इस्माइल, जो उनका पुराना जो मिनिस्टर था ना फाइनेंस का, मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बॉस एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन जून में ये फिर आईएमएफ के पास जाएंगे। इनके पास है नहीं, इनको 2023 में इनको करीब आई थिंक कितने 20 अरब या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट इनको बहुत ज्यादा पैसा वापस करना जो इनके पास है नहीं, और इनको अगले कुछ महीने में तो इनको 6 अरब वापस करने हैं, और है इनके पास 3 से कम, और वो भी 3 से कम कौन से हैं? जो कि मांगे तांगे के हैं, लोन के खुद के पैसे नहीं है, ये मांगे तांगे के हैं। इनको पैसे वापस करना है, कहां से करेगा पाकिस्तान वापस? लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अंदर जो आग है ना, वो आग नहीं बुझने का नाम ले रही। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है, हम में बड़ा जज्बा है। ओ भाई जज्बा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीख मांगने का जज्बा है, अपने मुल्क को अच्छा करने का जज्बा नहीं है। हम में बड़ा जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा करते हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कर देंगे। और जज्बे वाली कौम है तो काम क्यों नहीं करते हो? जज्बे से काम करो ना। जज्बा सिर्फ तुम्हारा एक ही जगह दिखता है, भीख मांगने में, और कहीं जज्बा नहीं दिखता पाकिस्तानियों का। पैसे मंगवा लो इनसे खूब, किसी से, किसी के घर के सामने चले जाएंगे। अब तो प्राइवेट प्लेयर से मांगने लगे ये लोग। अब इन्होंने बोला कि हमने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, मांग मांग के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब ये रॉथस्चाइल्ड के सामने यहूदियों से भी पैसे मांग रहे हैं, सबसे पैसे मांग रहे हैं, जो दे दे, जिससे पैसे पकड़ने, क्योंकि वापस इनको नहीं देने। जो पैसे मांग रहे हैं तो अपनी जेब में डाल के फुर बाहर हो जाएंगे। जो गरीब पाकिस्तानी है बेचारा, मासूम पाकिस्तानी, पैसे उसको वापस करने, तो मांगे जाओ। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग में 5000 पुलिस वाले डिप्लॉय करें और रेंजर्स भी डिप्लॉय कर लिए, और पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पुलिस इंक्लूडिंग एसएसपी, एसडीपीओज, एसएचओज, डॉल्फिन स्क्वाड, एक डॉल्फिन स्क्वाड भी है इनकी। डॉल्फिन स्क्वाड क्या कर, रावलपिंडी में यार कौन सी डॉल्फिन है यार? मुझे ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। अगर डॉल्फिन तो मछली का नाम है, अगर डॉल्फिन स्क्वाड तुम्हारी कराची में होती, बलोचिस्तान के जो समुद्री इलाके हैं वहां पे होती है, हमें समझ में आता कि तुमने पुलिस की एक डॉल्फिन स्क्वाड। इन्होंने रावलपिंडी जो कि पंजाब में है उसमें एक डॉल्फिन स्क्वाड खड़ी कर दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉल्फिन स्क्वाड, ये पता नहीं तैर के कहां जाएंगे डॉल्फिन। पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट इन एलीट फोर्स, नाम ऐसे ऐसे हैं, काम इनका जीरो है।
क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो गई ये 5,000 कॉप्स और रेंजर्स अलग से। शाबाश। अच्छा दोस्तों, ये सब करने के बाद इनका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी रुपया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दिस इज द पाकिस्तानी रुपी, है ना। पाकिस्तानी रुपी बिल्कुल कचड़ा हो गया, टिश्यू हो गया, लेकिन फिर पाकिस्तान कमिटेड टू एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज विद द यूएस। अच्छा, आप देखें पाकिस्तानियों का जज्बा, देखें क्या ना, जज्बे वाली कौम है, कह रहा ट्रेड टाइज, हम ट्रेड करना है यूएस के साथ। इसमें किसी ने एड बोला था, एड की जगह इन्होंने ट्रेड लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट्स अ टाइपो। मैं बोलना चाहता हूं, डॉन न्यूज की खबर है। ओ भाई, डॉन न्यूज यार, यू आर सपोज टू बी पाकिस्तान मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर। सपोज टू बी बोला था मैंने, सीरियसली मत ले लेना मेजर केयर। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। पाकिस्तान इज कमिटेड to easing the regulatory regime and facilitating business in the country. Expanding trade ties with the US remains a foremost priority of the government. With bilateral trade volume of 12 billion, the US remains Pakistan's largest trading partner, export destination. In 2022, Pakistan exported more than 5.9 billion worth of goods to the US while importing more than 3.1. अरे बाबा यार, एक बात बताओ, इतना झूठ बोलते तुम लोग बनाते क्या? एक बात बताओ, जांगिया बनियान तौलिए के अलावा तुम लोग बनाते क्या हो पाकिस्तान में? ये तो हमें समझाओ। ये जो अमेरिका इनसे सामान लेता है ना, ये भी एक तरीका अमेरिका का है इनको फंड करने का। अमेरिका को पाकिस्तानी जो भी सामान है, कूड़ा कचड़ा पता नहीं क्या बनाते हैं लोग, अमेरिका को कोई जरूरत ही नहीं इनसे सामान लेने की, क्यों बनाते ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। पाकिस्तानी कुछ नहीं बना सकते। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल बनाते हैं, तो उस पर लिखो ना मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी ब्रांड क्यों नहीं है? वो भी पता नहीं एडिडास फेडिडास किसी को बेच के, कॉस्को को बेच के अपना काम। ये अपना खुद का इनका कोई ब्रांड नहीं, ये कुछ नहीं करते, बस झूठ। और बात ऐसी ऐसी हेडलाइन देखो कि बायलैटरल ट्रेड विद यूएस, है ना। कोई सोचे पता नहीं कौन सा तीर मार रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड विद। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी थी, इसमें मैं आपको, ये आपकी नजर से पता नहीं गुजरी कि नहीं गुजरी, ये पाकिस्तान की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है हिना रवानी खान, इन अ वील्ड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, यानी कि चुपचाप पर्दे के पीछे इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने बोला है कि सप्लाई ऑफ एडवांस वेपन्स स्ट्रेनिंग कंट्रीज सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला भाई दैट जनरस सप्लाई of conventional and non-conventional weapons to the neighboring countries was severely straining South Asia's strategic stability and threatening our national security. The largest country in the region continues to be a beneficiary of nuclear exceptionalism in violation of established non-proliferation norms and principles. This country also remains a net recipient of generous supplies of advanced conventional and non-conventional weapons, technologies and platforms. Basically, हिना रबानी खान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि भाई भारत ने बहुत हथियार खरीद लिए और बड़ी जेनरस सप्लाई है। मैम, देयर इज नो जेनरोसिटी इन दिस सप्लाई। ठीक है, हम पैसा देते हैं और हम खरीदते हैं। पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खरीद। आपको मना करा है किसी ने? अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार, ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार। अच्छा, 4 गोलियां दे दो, 5 नहीं दे सकते, 4 दे। अब ऐसे तो भीख मांगते हो और इंडिया की तरफ कहते हैं इंडिया बड़े हथियार खरीद रहा है। खरीदेगा इंडिया, इंडिया के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। जिस कटोरी में भीख मांगते हो वो भी तुमने भीख मांगा हुआ है कटोरा। मैं जिस कटोरी में भीख मांगती हो वो कटोरा भी भीख मांगा हुआ है तुम्हारा। भाई साहब, मैं बोल रहा हूं यार, इफ यू वॉच फॉर द जियो पॉलिटिकल न्यूज, यू नो, ये चैनल है। आप बारीकी से अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं डे टू डे बेसिस पे पाकिस्तान से रिलेटेड स्पेशली, तो ये चैनल है। और अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, ये चैनल है भाई साहब। लेट्स गो अहेड। पूछना चाहता हूं हिना रबानी खान से कि आप किस स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर रही हैं? कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि नेबरहुड में वेपन सप्लाई हो रहे हैं, वेपन खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। आपका स्ट्रेटेजिक बैलेंस है क्या? आपके पास है क्या? आपके मुल्क के पास है क्या?
और भिखारियों में इतना कॉन्फिडेंस, कौन सा च्यवनप्राश खाते हो यार जो सवेरे सवेरे ऐसी बढ़ के मारते हो लंबी चौड़ी? कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस? झंडू च्यवनप्राश। कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है आपके पास? कितने पैसे हैं आपके पास? फौज के पास, पाकिस्तानी फौज के पास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये 1 या 2 डिवीजन मोबिलाइज करने का लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। दे डोंट हैव मनी टू मोबिलाइज 2 इन्फेंट्री डिवीजन्स। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? स्ट्रेटेजिक इंबैलेंस हो गया। इतना लंबी लंबी मत छोड़ा करो आप इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है आप इंग्लिश में बोलोगे, आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करोगे, पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती अंग्रेजी, क्योंकि एक इंग्लिश चैनल नहीं है टीवी का पाकिस्तान में समझ में नहीं आती किसी को अंग्रेजी। आपने हवा में फायर कर दिया। स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तानी और पता नहीं कि बिरयानी है कि कोरमा है, ये समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजिक बैलेंस कौन सी डिश है, उनको समझ में नहीं आ रहा बेचारे पाकिस्तानियों को। और जो आपने वर्ल्ड में अपना मैसेज पहुंचाना था वो आप डॉन जैसे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करके, जियो जैसे अखबारों का इस्तेमाल करके या चैनल्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैडम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिना रवानी खर साहिबा, व्हाट स्ट्रेटेजिक बैलेंस? आपका और हमारा मेल क्या है? राजा भोज और गंगू तेली का क्या मेल है, आप ये बताइए। और आपको इतना अगर जज्बा है और इतना खून खोल रहा है तो पैसा देके आप भी खरीद लीजिए। आपको मना करा है हमने, इंडिया ने मना करा है कि पाकिस्तान ना खरीदे। खरीदो, दबा के खरीदो, $2 अरब खरीदो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली गुना, जेब में नहीं है धेला, घूमने चले मेला ऐसे। अच्छा मेरे पास 4-5 और है, मैं कभी सुनाऊंगा, मैं बचपन से सुनता आया हूं ना, मैं 4-5 और सुनाऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग। कहावतों पे कहावतें आ रही हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे हमारा होता है वीडियो खत्म, और अब हम आते हैं आपके पसंदीदा राउंड क्वेश्चन और आंसर्स में। और इसमें देखते हैं ये कौन है भाई? शजील मलिक, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड बिलोंग टू अ सिटी यू हेट। अरे बाबा, हेट। मेजर साहब, शजील साहब नमस्कार। यू हेट द मोस्ट लाहौर। यू हेट द मोस्ट लाहौर। अच्छा, ओ, I am from Pakistan and belong to a city you hate the most, Lahore. I just wanted to thank you for all the effort you're making to awaken this drunken nation. Please keep slapping us. नहीं यार देखो, ये मलिक साहब ऐसा है ना कि I am not into slapping anybody. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान को ठोकता हूं, ये आपको ठीक लगता है, लेकिन that is not my intent. I genuinely believe that Pakistan should improve. Right? अपना अपना तरीका होता है मैसेजिंग का, मेरा ये तरीका है, और इसके अलावा मेरा कोई इंटेंट नहीं है। क्योंकि यार अगर मैं इंडिया में बैठ के अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहा हूं, मेरे इंटेंट से क्या ही हो जाएगा? मैं मलिक साहब आपसे बोल, मेरे इंटेंट से क्या ही हो जाएगा यार? मेरा इंटेंट ये है, फॉर एग्जांपल मेरा इंटेंट ये है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो, मेरे इंटेंट से क्या होगा? उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। His intent is to create the awareness amongst the Pakistani public कि भाई साहब, लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये परेशानियां, ये जहालत है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का चूरन जो है, ये सब खत्म हो जाएगा तो उनकी तो जीने की वजह खत्म हो जाएगी यार। इसको भगवान का, तब जाके तो ये सब होगा। मेरे इंटेंट से तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, आप इसको गलत ना समझें। एक सवाल है पंखुड़ी श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज पंखुड़ी, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज। थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमस्कार पंखुड़ी जी, योर वीडियोज हेल्प मी इंप्रूव माई जनरल नॉलेज अ लॉट। इफ यू टॉक about inside India, unfortunately we have a lot of elements who are very strongly interested in a separate nation theory, for example Khalistan. How do you think we can deal with these separatists? Do you think that the unity of India is dying because of such separatists everywhere, north, south, east, west? पंकुड़ी जी, ऐसा है कि सेपरेटिज्म जो है ना इंडिया में, इट स्टार्ट्स ऑफ ए सब नेशनलिज्म। आप जरा पढ़िएगा इसके ऊपर, सिंस यू सीम टू बी इंटरेस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। तो ये कभी भारत में कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान में कामयाब हो चुकी है, ये भारत में कभी भी कामयाब नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। ये जो अमृतपाल सिंह है ना, ये किसी खाते में नहीं आता। ये भी आप देखेंगे, इसको सेट कर देंगे, अमृतपाल सिंह को गायब हो जाएगा ये। ही विल बिकम, जिसको कहते हैं कि इरेलीवेंट। आपने खालिस्तान की बात करी, इसलिए मैं अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं। ये मीडिया की पैदाइश है, और ये मीडिया की गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है मीडिया का कि हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाओ कि कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं। दर्शक कोई नहीं जानना चाहता यार, किसी को इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं, ये सब पहुंच जाते हैं वहाँ पे। इसको इग्नोर करो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई इन तिलों में तेल नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और कहीं सेपरेटिस्ट ऐसी को मूवमेंट चल रही है। कश्मीर वाली ख़त्म हो गई है, कश्मीरी खुश हैं, राइट। जो तमिलनाडु में चल रहा है दैट इज़ लैंग्वेज का इशू है, वो सेपरेटिज्म का इशू कभी था नहीं। हाँ, अ लॉट ऑफ तमिल पीपल सपोर्टेड श्रीलंकन तमिल्स
They did not support terrorism. Indian Tamils have never supported terrorism in Sri Lanka, जैसे killing of innocent children and this thing. But yes, they did support on humanitarian grounds, on ethnic grounds. उन्होंने जो तमिल्स थे श्रीलंका के उनको ज़रूर सपोर्ट करा है, और मुझे लगता है कि जहाँ पे भी लोगों के ऊपर अत्याचार होता है उनको सपोर्ट करना भी चाहिए. आई एम अ नॉन तमिल, बट मुझे भी लगता है कि वहाँ पे ठीक है, जो LTT ने गलत काम करा वो गलत काम करा है, दैट हैज़ टू बी कंडेम्ड, राइट. बट सो मेनी इनोसेंट तमिलियंस वर किल्ड इन श्रीलंका एंड दैट इज रॉन्ग, मॉरली, एथिकली एंड लीगली इनकरेक्ट. वो नहीं होना चाहिए था, दैट वाज रॉन्ग, राइट. और जो नागालैंड का मसला है वो नागालिम का मसला है. वो नागालैंड नेवर सेज दैट वी वांट अ सेपरेट सेपरेट कंट्री फॉर नागालैंड शुड बी सेपरेट कंट्री. नागालिम का बेसिकली इशू है कि नागा मेजॉरिटी एरिया है जहाँ पे नागामीज बोली जाती है. वो चाहे असम में हो, वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे अक्रॉस द बॉर्डर हो नेबरिंग कंट्री में. वो ये कहते हैं कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ ग्रेटर नागालैंड. दैट इज नागालिम. Nagalim, LIM, Nagalim, that is not about separate country. That is about a separate Nagamese state, a Naga state, which has Naga majority people, even if they happen to be in other states like Manipur, etc. तो ये जो चीज़ें फैलाई जाती है ना, इवन नक्सल जो है, नक्सल ये थोड़ा ना कह रहे हैं. किस नक्सल ने बोला कि हमें एक अलग देश चाहिए? Nobody has said we want a separate country. ये अलग अलग किस्म की तहरीकें भारत में कभी चली, कभी बुझ गई, कभी चली, कभी रुक गई, ये सब चलता आ रहा है. ये भी खत्म हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. दीज आर टेम्पररी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स विच आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. तो आखिरी सवाल जो है आज का ये है, आई थिंक भूपति साहू. माय नेम इज भूपति साहू. भूपति जी नमस्कार. My question is, what would happen if Pakistan were to become officially default and China were to take over Pakistan? China has already taken over Pakistan. मतलब इसमें कोई सवाल है ही नहीं. China has officially taken over Pakistan and China has, इनके एयरपोर्ट्स चाइना के पास हैं, इनके पोर्ट्स चाइना के पास हैं, इनकी सड़कें, इनके पार्क्स, यार इनके ज़मीर चाइना के पास गिर गई हैं. हम क्या, मैं भी क्या स्टोरी सुना रहा हूँ आपको पार्क्स की और एयरपोर्ट की और पोर्ट्स की. इनके जो ज़मीर हैं, पाकिस्तान अपने आप को कहता है कि हम मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े तीसमार खान और तोप हैं, राइट. पाकिस्तानी कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे जी, और हमारे पास एटम बम है. चाइना ने वहाँ पे कितने, आई थिंक मिलियंस ऑफ उइगर मुस्लिम्स को जेल में डाल रखा है री एजुकेशन काउंस में. क्या कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान का देखिए झूठ बोलते हैं लोग, है ना. पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं. चाइनीज ने $4 इनके मुंह पे मारे, 2 मिला के चाइना के पास वहाँ पे पहुँच गए. That's it. That is the character of the leadership of Pakistan. मैं आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो उनके लीडर है उनका यही कैरेक्टर है, जो मुंह पे पैसे मांगेगा. आज ये कश्मीर 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 करते हैं, कल अंबानी बोल दे ये ले यार $100 मिलियन, ये बोल देंगे कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान. कश्मीरियों से नाता क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये बोल देंगे. तो नॉट टू बी टेकन सीरियसली, ठीक है. चाइना इज ऑलरेडी टेकन ओवर यार. चाइना ने तो भट्टा बैठा दिया. अच्छा, सुनील डेविड जी हैं. सुनील डेविड जी ये कहते हैं, मेजर साहब नमस्कार. सुनील जी, मेजर साहब, in 1803 Louisiana was purchased by the United States from French First Republic. Is it possible by Indian government to purchase POK from Pakistan in the name of bailout and solve the problem? सुनील जी, ऐसा है ना कि अगर अपनी खुद की जमीन हो और किसी ने अवैध तरीके से कब्जा करा हो तो वापस छीनी जाती है, वो खरीदी नहीं जाती, ठीक है. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप फॉर गिविंग मनी टू पाकिस्तान फॉर POK. दैट वी विल टेक. तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. थैंक यू सो मच मेजर साहब. इट वाज फन, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज हिलेरियस एंड इट वाज इंफॉर्मेटिव, है ना. बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बात की एंड मजा आया. मैंने बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो इतना एंजॉय किया है. आई एक्चुअली गेट कनेक्टेड टू इट. बहुत ही सरकाज़म के साथ और ह्यूमर के साथ उन्होंने ये पूरा एपिसोड शूट किया था. आई रियली लाइक इट, आई रियली एंजॉयड इट एंड आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा. इसमें जो कुछ चीजें उन्होंने मेंशन की ना, जैसे 1945 पॉलिसीज जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है UN ने बनाई थी, कि वो पॉलिसीज अब भी एप्लीकेबल है क्या? आई थिंक बहुत सारी चीजें नहीं है ना. तकरीबन 80 साल के बाद जो है सिचुएशंस चेंज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, कंट्रीज की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं.
तो आई थिंक उस पर भी रीथिंक करने की जरूरत है। हिना रब्बानी जो कह रही थी कि साउथ एशिया, जहाँ पे ना उन्होंने इंडिया को पॉइंट आउट कर दिया होगा कि वेपन खरीद रहे हैं हमारे पड़ोसी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही वर्ड एक यूज किया, साउथ एशिया नहीं कहा उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ, सो विच इज लाइक साउथ एशियन कंट्रीज ना, उसको उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ। सो इट्स नॉट साउथ एशिया, इट्स ग्लोबल साउथ, पूरे ग्लोब का साउथ सदर्न पार्ट जो है ना। सो ही इज टेकिंग इट टू सम नेक्स्ट लेवल। सो ये जो विजनरी लीडरशिप है दैट इज रियली अमेजिंग यार। मैं मतलब शुरू में जब मोदी जी ना अलग अलग देशों के में ट्रैवल कर रहे थे और घूम रहे थे, तो लोग सोच रहे थे, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, सारे लोग सोच रहे थे कि ये पैसे खर्च कर रहे हैं, देश के टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च कर रहे हैं। नाउ उसका जब रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, तो कैन यू सी दी काइंड ऑफ लाइक विजनरी एंड progressive leadership that we have. So that's again a salute to Mr. Modi and his team. एक वर्ड उन्होंने यूज किया मेजर गौरव आर्या ने एक आंसर देते हुए एक क्वेश्चन का, सब नेशनलिज्म। मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो हमारे देश में स्टेट बने ना आजादी के बाद, तो जो स्टेट बने वो भाषा के आधार पर बने ना, लैंग्वेज के, और जो अगर आप देखेंगे ना, जो जैसे तमिल बोलने वाले लोग थे तो तमिलनाडु हो गया है ना, मलयालम बोलने वाले लोग थे उनके लिए अलग स्टेट हो गया, तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनका एक अलग स्टेट हो गया, मणिपुरी बोलने वाले लोगों के लिए मणिपुर हो गया, नागालैंड, नागा जो लोग कम्युनिटी थी उनकी हो गई है ना। तो ये जो स्टेट बने ना वो लैंग्वेज के आधार पर बने, और आज भी अगर ये इस किस्म की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस स्टेट को इनिशियली बनाया था, डेवलप किया था। अगर लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनती तो क्या प्रॉब्लम होता अगर एक स्टेट में मलयाली बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोग एक साथ रहते, कुछ इस तरीके से डिवाइड होता जिसमें से ना सारी लैंग्वेज और सारे कल्चर एक साथ मर्ज हो जाते, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, हम अभी भी मिलजुल के ही रहते हैं। तो इस किस्म के जो नोशंस पैदा होते हैं लोगों के बीच में लैंग्वेज के आधार पर, ये जो तमिल वाला किस्सा है वो भी वही एक किस्सा है कि ये लोग कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु का, श्रीलंका का है ना, मालदीव्स का, या कुछ ऐसा एक पैच है जिसको वो तमिल स्पीकिंग लोगों का एक है ना वर्ग, एक एरिया, एक बाउंड्री हुआ है जिसको वो पता नहीं कुछ ऐसा सीन है यार, विजयवाड़ा या कुछ ऐसा नाम से क्रिएट करना चाहते हैं। सेम चीज जो था वो गोरखालैंड का था कि जो ये नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है जो वो अपने लिए राइट्स चाहती थी। उसके पीछे बहुत सारे दूसरे रीजंस भी थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो जबरदस्ती बांग्ला भाषा को उनके ऊपर इन्फोर्स कर रही थी और बहुत सारी दूसरी चीजें थी, तो वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे, वो एक अलग मसला है। बट ठीक है, तो ये लैंग्वेज के आधार पे डिवाइड नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो अभी भी है ना। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट उत्तर प्रदेश है ना, है तो हिंदी स्पीकिंग है, उसमें बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं ऑफ कोर्स, बट मेजरली उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा है ना, ये जो खित्ता है वो हिंदी स्पीकिंग है, राजस्थान। तो वही है, भाषा के आधार पर आपने देश को बांटा, तो उसी आधार पर लोग अभी भी अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। बाकी हो सकता है ये मेरा अजम्पशन है, तो एनीवेज और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैं बहुत ज्यादा और आपको बोर नहीं करना चाहता, पर आई एम श्योर कि आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा और बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इंजॉय किया है। और अगर आप ये वीडियो मेरे साथ भी देख रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में दोबारा किसी नए कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आप चाहें तो मेजर गौरव आर्या के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। सी यू सून। नमस्ते।